बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद सेल इंजरी। सेल इंजरी हमारे पास जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। द कॉज ऑफ सेल इंजरी रेंज फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल ट्रॉमा ऑफ अ मोटरसाइकिल व्हीकल एक्सीडेंट टू अ सिंगल जीन डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन डिफेक्टिव एंजाइम अंडरलाइंग अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म। मेंशन करना है हमने 6 मेजर कैटेगरीज इन विच दे आर ग्रुप। मतलब ट्रॉमा या इंजरी जो है वो कौन से 6 कैटेगरीज के अंदर ग्रुप की जाती है। नंबर 1, ऑक्सीजन डेप्रिविएशन। ऑक्सीजन डेप्रिविएशन मतलब हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा इस्कीमिया, इम्पेयर्ड आर्टियर फ्लो की वजह से हो सकता है। ऑक्सीजन डेप्रिविएशन रिड्यूस्ड वीनस ड्रेनेज की वजह से। फिजिकल एजेंट फिजिकल के अंदर मैकेनिकल ट्रॉमा, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सडन चेंजेस, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक। केमिकल एजेंट्स के अंदर हमारे पास ग्लूकोज, सॉल्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ एनवायरनमेंट के अंदर एयर पोल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड। इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर वेरियस वायरसेस, टेपवर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, जो कि फॉरेन बॉडीज और ड्रग्स की वजह से यहाँ बॉडी के अपने एंटीजन के खिलाफ सेल्फ रिएक्शन हो जाए। इसके अलावा जेनेटिक डिरेंजमेंट, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जिसके अंदर प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी आ जाएगी, विटामिन की या लिपिड्स की। इसके अलावा एजिंग की वजह से हमारे पास रेप्लिकेशन और रिपेयर की एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। तो अब इनके चैप्टर 2 के स्टार्ट के अंदर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ 4 पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट जो कि हम इनकाउंटर करते हैं डेली पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हैं? एयर पोल्यूटेंट लाइक ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, SO2। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एस्बेस्टोस या CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पिगमेंटेशन? enumerate its various kind और राइट एंड शॉर्ट नोट ऑफ हीमोसिडेंट पिगमेंट। पिगमेंटेशन क्या है? कलर जो है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। लाइक मेलानिन पिगमेंट नॉर्मल हमारे पास पिगमेंटेशन देता है बॉडी को। बाइल पिगमेंट, बाइल की वजह से हमारे पास जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा कोई और फॉरेन मटेरियल लाइक लेड वगैरह या क्रॉनिक पॉइजनिंग के केस में लेड वगैरह हो सकता है। काइंड्स क्या हैं इसकी? एक्सोजेनस हो सकता है, कार्बन, कोल डस्ट और टैटूज। एक्सोजिनस हो सकता है, एंडोजिनस हो सकता है, लाइपोफ्यूशिन, हीमोसिड्रिन, ये सारे एंडोजिनस हैं। हीमोसिड्रिन पिगमेंटेशन क्या है? सिस्टेमिक आयरन का ओवरलोड जब हमारे पास इंक्रीज़ होता है, बॉडी के आयरन स्टोर इंक्रीज़ होते हैं लेकिन टिश्यू इंजरी नहीं होती। और प्रूशियन ब्लू स्टेन से हम जो है वो हीमोसिड्रिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस, जब हमारे पास हेमरेज होगा तो आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे तो उसमें से हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ होगी, तो उसके अंदर आयरन स्टोर तो होगा, तो हेमोसिड्रिन बन जाएगा फेरेटिन की फॉर्म में। ऑर्गेनिक हीमाटोमास बनेंगे। हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स इसकी एग्जांपल है, फ्रैक्चर में नज़र आएंगे। डर्मेटोफाइब्रोमास के अंदर नज़र आएंगे, जो फाइब्रस टिश्यूज़ के ऊपर जो इंजरी के ऊपर स्कार मार्क्स होते हैं वो। इसके अलावा पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस, मीट्रल स्टीनोसिस और वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर नज़र आएगी। जनरलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस, जिसके अंदर हमारे पास पैरेंकाइमाइटिस डेपोजिशन है। जब हमारे पास नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म आयरन का इम्पेयर्ड होगा, इसको हम हीम क्रोमाटोसिस कहेंगे। जब ये हमारे पास इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी कम ज़्यादा हो जाएगी, इरिथ्रोपोइसिस मतलब ज़्यादा होगी यानी आरबीसी ज़्यादा बनेंगे, तो हमारे पास क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया के केस के अंदर ये होता है कि आरबीसी ज़्यादा बन रहे हैं, ज़्यादा टूट रहे हैं, तो हमारे पास हीमोसिड्रोसिस होगी, पैरेंकाइमाइटिस डेपोजिशन। और जब हमारे पास आयरन कंटेंट डाइट के अंदर ज़्यादा हो, इसकी वजह से भी हीमोसिड्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास डेपोजिशन इन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, जिसके अंदर पारेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, आईवी लाइन के ज़रिए आयरन दें, यहाँ बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, उनके अंदर हो सकती है। हीमोसिड्रोसिस ब्रोन्स डायबिटीज़, अब ये क्या है कि इनबोर्न एरर है एपोफेरेटिन सिस्टम में। एपोफेरेटिन सिस्टम जो है वो हमारे पास आयरन के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसफ़र वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसकी वजह से एक्सेसिव आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होगा। पैथोजेनेसिस क्या है? एक्सेस आयरन एब्जॉर्ब होगा, मैक्रोफेज सिस्टम की सैचुरेशन होगी, आयरन की डेपोजिशन होगी फेगोसाइट्स में, यहाँ पैरेंकाइमाइटिस ऑर्गन में,
और इंजरी और उसकी मैनिफेस्टेशन लगेगी। ऑर्गन जो है वो इनलार्ज होगा, हार्ड ब्राउन होगा। इसको हम ब्रोंस डायबिटीज़ कहते हैं। इस वाले को अगर हम रिवाइज करें तो हमारे पास ये है कि हीमोसिड्रिन की पिगमेंटेशन क्या है, कोई भी कलर कंपाउंड बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा एक्सेसिव अमाउंट में, लाइक मेलानिन हो सकता है, बाइल पिगमेंट हो सकता है, लेड हो सकता है। टाइप्स क्या है पिगमेंटेशन की, एक्सोजिनस और एंडोजिनस, बाहर से हो सकती है, अंदर से हो सकती है। हीमोसिड्रिन पिगमेंटेशन क्या है कि आयरन ओवरलोड जो है वो सिस्टेमिक आयरन ओवरलोड ज़्यादा हो जाए, बॉडी का आयरन स्टोर ज़्यादा हो जाए, प्रूशियन ब्लू स्टेन से हम इसको देख सकते हैं। लोकलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास कोई लोकल जगह के ऊपर कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से हमारे पास आयरन का ओवरलोड उस जगह पे ज़्यादा है, फ्रैक्चर है, कोई डर्मेटोफाइब्रोमा है, कोई हीमाटोमा है, वहाँ पे आरबीसी की हीमोलिसिस की वजह से हमारे पास हीमोसिड्रोसिस लग रही है। और इसके अलावा जनरलाइज हो सकती है, जनरलाइज के अंदर पैरेनकाइमाइटिस हो सकती है, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम के अंदर हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास ये है कि बॉडी के अंदर नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म ख़राब हुए हुए हैं, या एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, या डाइट से बहुत ज़्यादा जा रही है, या पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, या रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। इसके अलावा है ब्रोंस डायबिटीज़ जिसके अंदर हमारे पास एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन है एपोफेरेटिन फेरेटिन सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से, और इसके अंदर लार्ज हार्ड ब्राउन ऑर्गन होंगे और इसको हम ब्रोंस डायबिटीज़ कहेंगे। डिफाइन एंड क्लासिफाई गैंग्रीन नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस बतानी है, गिव ए डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल। गैंग्रीन क्या है? नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपर एडेड पुट्रिफैक्शन, पुट्रिफैक्टेड नेक्रोज्ड टिश्यू होगा। इसके अंदर गैंग्रीन की क्या टाइप्स होती हैं? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो है वो हमारे पास वेस्कुलर की ऑक्लूजन की वजह से होता है, वेसल जो है वो एक्लूड होंगी तो हमारे पास ड्राई गैंग्रीन होगी। ग्रेजुअल लॉस होगा आर्टीरियल ब्लड सप्लाई का जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे गैंग्रीन टिश्यू नेक्रोज हो जाएगा और गैंग्रीन बन जाएगी। स्पेशली एथरोसेक्लेरोसिस, आर्टरी सेक्लेरोसिस, कोई ट्रॉमा है, फ्रॉस्टबाइट है, एम्बोलिज्म है, इनकी वजह से हमारे पास ड्राई गैंग्रीन होगी। पैथोजेनेसिस क्या है कि आर्टीरियल सप्लाई जो है वो ग्रेजुअली कट ऑफ होगी, वेन्स जो हैं वो इसमें इफेक्ट नहीं होंगी, आर्टरीज इफेक्ट होंगी, और मेनली लिम्स स्पेशली टोज वगैरह की इफेक्ट होंगी। टिश्यूज़ जो है वो डेसिकेटेड होंगे और ब्लैक एंड होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई पुट्रिफेक्शन नहीं होगी, ममिफिकेशन होगी, वो पार्ट कोल्ड होगा और पल्स लेस होगा। इसके बाद हमारे पास है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन जो है इसके अंदर हमारे पास दोनों आर्ट्रियल और वेनस दोनों ब्लॉकेड होगी या ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? प्रोटियोलिटिक डीकम्पोजिशन होगी ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन। आर्टरीज जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगी, वेन्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी। ऑक्लूजन ऑफ वेन की वजह से वहाँ पे फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट होगा, और फ्लूइड की अकोमुलेशन होगी तो फाउल ब्लैक ग्रीन कलर का होगा। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हो सकता है, वल्व्यूलस हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पार्ट हो सकता है, लार्ज लंग्स हो सकते हैं, यूट्रस हो सकता है, लिम्स हो सकता है। ये वेट गैंग्रीन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स के केस के अंदर, डायबिटीज़ के केस के अंदर भी मेरे ख्याल में वेट गैंग्रीन होती है। इसके बाद है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन जो है वो डीप कंटेमिनेटेड वाउंड्स के अंदर मसल डैमेज जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे बैक्टीरिया, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस ने अफेक्ट किया है, तब होगी गैस गैंग्रीन। इसके अंदर स्वॉलर स्वेयर टॉक्सीमिया होगा, और स्वेयर कॉम्प्लिकेशन है ये वॉर वुंड्स की इसकी एग्जांपल में। तो हमारे पास क्या हुआ? गैंग्रीन वो नेक्रोज्ड एरिया जो कि सुपर एडेड पुट्रिफैक्शन भी हुई है, जहाँ पे पस भी पड़ी हुई है। ड्राई गैंग्रीन हो सकती है, वेट हो सकती है। गैस गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन जो है वो वेसल्स की ऑक्लूजन की वजह से हो रही है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस वाले में होगी। आर्टरीज कट ऑफ होंगी, वेन्स अफेक्ट नहीं होंगी। इसके अंदर टिश्यू जो है वो डेसिकेटेड हो जाएगा और ब्लैकेंड हो जाएगा ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। कोई स्मेल पुट्रिफेक्शन नहीं आएगी, यहाँ पे ममिफिकेशन होगी, पार्ट कोल्ड हो जाएगा। अगला है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन के अंदर आर्टरीज वेनस दोनों ब्लॉकेड हो सकती हैं। आर्टरीज जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, वेन्स जो हैं वो हमारे पास ब्लॉक होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड अकोमुलेशन होती है। उस पार्ट में फाउल स्मेलिंग होता है, ब्लैक ग्रीन होता है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, वल्व्यूलस, लंग्स, अपेंडिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ों। गैस गैंग्रीन के अंदर बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, स्वेयर टॉक्सीमिया होगा और स्वेयर वूंड कॉम्प्लिकेशन है ये वॉर वूंड्स की, जैसे आजकल फ़लस्तीन में। क्वेश्चन है डिफाइन कैल्सिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैल्सिफिकेशन, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, डिस्क्राइब और डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, व्हाट इज पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, लिस्ट 4 मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। यानी कैल्सिफिकेशन टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो अब इसको करते हैं। कैल्सिफिकेशन क्या है? अब नॉर्मल अमाउंट में जैसे पिगमेंटेशन हो रही थी, वैसे ही कैल्शियम जो है वो टिश्यू में डिपॉजिट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट या कार्बोनेट की फॉर्म में, सॉल्ट्स की फॉर्म में। और ये हमारे पास बोन्स और टीथ के अंदर तो नॉर्मली होता है, लेकिन ये दूसरे टिश्यूज़ के अंदर जाकर डिपॉजिट होगा, इसको हम हेटरोट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन कहेंगे। ग्रॉसली हमारे पास कैल्सिफाइड एरियाज जो है वो चौक के तरह रिजेंबल करते हैं, डल ओपेक वाइट फाइनली ग्रैनुलर पाउडर टाइप होगा, और ग्रिटी डिपॉजिट फेल्ट होंगे ऐसे जैसे मट्टी के डले हों। उसके बाद इसका जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो बेजोफिलिक अमॉर्फस ग्रैनुलर क्लम्प्ड अपीयरेंस आएगी। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। सिंगल नेक्रोटिक सेल्स जो है वो हमारे पास बेजोफिलिक अमॉर्फस ग्रैनुलर क्लम्प्ड अपीयरेंस आएगी। इसके अलावा हमारे पास इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। सिंगल नेक्रोटिक सेल जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करेगा सीड क्रिस्टल। इसके अलावा लैमिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होंगे, मतलब ये है कि जैसे लैमिलास नहीं बने होते, परतें जैसे प्याज के ऊपर चढ़ी होती हैं वैसे, इसको हम कहेंगे समोमा बॉडीज़ बन जाएंगी। और स्पेशल स्टेन्स से लाइक सिल्वर स्टेन और वॉन कॉजा स्टेन की वजह से हम इसको देख सकेंगे। इसके अलावा टाइप्स के हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक के दरमियान में क्या डिफरेंस है? डेपोजिशन अगर डेड टिश्यूज़ के अंदर होगी, डिजेनरेटेड टिश्यूज़ के अंदर, तो उसको हम डिस्ट्रॉफिक कहेंगे। नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर होगी तो उसको हम मेटास्टैटिक कहेंगे। डिस्ट्रॉफिक के अंदर हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं कि लोकल अल्कलिनिटी हो जाएगी नेक्रोटिक टिश्यू की, यानी उधर बेसिस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ फिर हमारे पास इंक्रीज एक्टिविटी होगी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की। और जो नॉर्मल टिश्यू के अंदर मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो रही है वो कैसे हो रही है कि हमारे पास यहाँ तो डाइट के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, यहाँ ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, यहाँ मोबिलाइजेशन उसकी बोन से ज़्यादा हो रही है, यहाँ सार्काइडोसिस हुई हुई है। एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की? कोई ओल्ड स्कार्स, कोई मायोमास या क्रॉनिक एब्सेसिस की वॉल्स, ये हमारे पास कैल्शियम की डिपॉजिट्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास डेड नेक्रोटिक टिश्यू लाइक इन्फाक्शन, कोई फैट नेक्रोसिस, कोई पस की क्रॉनिक एब्सेस। इसके अलावा कैल्सिनोसिस ऑफ अननोन कॉज लाइक लोकलाइज कैल्सिनोसिस हो सकती है स्किन के अंदर, और जनरलाइज कैल्सिनोसिस हो सकती है जो मसल्स और टेंडन के अंदर होगी। और जो हमारे पास मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हो सकती है, रीनल ट्यूब्यूल में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, आर्टरीज में हो सकती है। नेक्स्ट है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या है हमारे पास के सेल्स जो हैं वो अपने नंबर्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाएं किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के, जिसकी वजह से हमारे पास वो उस ऑर्गन का वॉल्यूम या टिश्यू का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। मेटाप्लेजिया क्या है कि सेल जो है वो अपनी टाइप भी चेंज कर ले, एपिथीलियम जैसे डिफरेंशिएट हो रही है, वो लाइक क्यूबॉइडल थी और वो कोलमनार हो गई है, इसको हम मेटाप्लेजिया कहेंगे। हाइपरप्लेजिया फिजियोलॉजिकल भी है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, मेटाप्लेजिया और पैथोलॉजिकल होता है। मैकेनिज्म क्या है हमारे पास हाइपरप्लेजिया का? इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह की प्रोडक्शन या ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर या सिग्नलिंग पाथवेज या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी, सेल साइज़ में बड़ा बनेगा। और मेटाप्लेजिया का क्या मैकेनिज़्म है कि हमारे पास रीप्रोग्रामिंग सेल जो हैं स्टेम सेल वो ख़राब हो गए, यहाँ फिर हमारे पास प्रिकर्सर सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो गया किसी और ही पाथवे के ज़रिए, और टिश्यू स्पेसिफिक और कोई डिफरेंट जीन्स जो हैं वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। एग्जांपल क्या है हमारे पास हाइपरप्लेजिया की? यूट्रस ग्रो करती है, ब्रेस्ट ग्रो करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा हमारे पास कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है नेफ्रेक्टमी के अंदर, लाइक अगर एक साइड की किडनी के अंदर कोई मसला हुआ है तो दूसरी साइड के अंदर हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इसके अलावा पार्शियल हेपेटेक्टमी है, मतलब कुछ सेल्स है लिवर के काट दिए हैं तो बाकी सेल्स जो हैं वो थोड़े से अपना काम फंक्शन बढ़ा देंगे। पैथोलॉजिकल कहाँ है? पैराथायराइड के अंदर हाइपरप्लेजिया जो है वो CRF यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर हो रहा है। यहाँ फिर थायराइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर। बिनाइन
BPH ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियस हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये पैथोलॉजिकल है। एग्जाम्पल मेटास्टेसिस के अंदर हमारे पास कौन सी है, स्क्वामस सेल मेटाप्लेजिया जो कि गॉल ब्लैडर, रीनल, पेल्विस और ब्लैडर वगैरह का होता है, यूट्रस सर्विक्स का। इसके अलावा कोलमनार मेटाप्लेजिया, ये बैरेट्स एसोफेगस में होता है। इसमें हमारे पास होता यूँ है कि जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है एसोफेगस की, वो कोलमनार में चेंज हो जाती है, इसको बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल ओरियन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस विद एपोग्राइन मेटाप्लेजिया। इसके अलावा ऑसियस मेटाप्लेजिया जो बोन का होगा, जिसके अंदर एजिंग हो जाएगी, एजिंग प्रोसेस इन कोस्टल और थायराइड कार्टिलेजेस स्कार एरियाज के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? Necrosis refers to spectrum of morphological change that follows cell death in living tissue, resulting in progressive degradative action of enzyme on the lethally injured cells. इसमें क्या सेल डेथ हो गई है लिविंग टिश्यू की और प्रोग्रेसिव वहाँ पे एंजाइम का एक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इंजर्ड जो सेल थे उनके ऊपर एक्शन होगा। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, केजियस नेक्रोसिस होती है, लिक्विफेक्टिव होती है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है, फैट नेक्रोसिस होती है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है हमारे पास किडनी या लिवर, हार्ट, सॉलिड ऑर्गन्स की जो होती है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर एक शेप बनी हुई होगी नेक्रोसिस की। केजियस नेक्रोसिस जो है उसके अंदर हमारे पास पसी मटीरियल और कैविटरी लीजन्स होंगी लाइक ट्यूबरकुलोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर वो टिश्यूज़, ये लिक्विफेक्ट जो है वो सिर्फ ब्रेन की होती है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास गैंग्रीन बनती है लिम्स के अंदर, डेड टिश्यूज़ लाइक जैसे डायबिटीज़ के अंदर बनती है। फैट नेक्रोसिस जहाँ पे फैट ज़्यादा होगा ब्रेस्ट और पैंक्रियास के अंदर। और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमारे पास होगी पोलीआर्ट्राइटिस न्यूटोजा, ये ब्लड वेसल्स के लिए स्पेसिफिक है। एक्टिव rheumatism, polyarthritis न्यूटोजा और malignant hypertension. A multigravida delivers a baby boy. Because of her good experience of breastfeeding in the past, she wants to breastfeed her baby. What changes occurred in the breast during pregnancy and that will be able this mother to nurse her baby? Define the type of cellular adaptation. हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरट्रॉफी के अंदर हमारे पास साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज होता है ड्यू टू स्पेशलाइज्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेशलाइज सेल होते हैं उनके साइज इंक्रीज होने की वजह से। और हाइपरप्लेजिया के अंदर हमारे पास इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स और इसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन इंक्रीज होता है। हाइपरट्रॉफी के अंदर साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज होता है ड्यू टू साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज की होने की वजह से। और हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। A 60-year-old male chronic alcoholic dies in a road accident. On autopsy, liver was found to be moderately enlarged, yellowish, greasy. Describe pathogenesis of this lesion. तो इसके अंदर हमारे पास अल्कोहल की वजह से नंबर एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन हुई है। दूसरा, अल्कोहल के अंदर एसिटाल्डिहाइड की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है, इम्यूनोलॉजिकल डैमेज आया है, प्रोटिक एडक्ट्स बने और नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन प्रोसेस और एपोप्टोसिस हो गई है। तीसरा, हमारे पास इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी बढ़ी है। एंडोटॉक्सिन कफर सेल्स जो लिवर के अंदर होते हैं वो यहाँ स्टीलेट सेल्स ये हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास नेक्रो इन्फ्लेमेशन या एपोप्टोसिस हो गई है। मैकेनिज्म क्या है कि फ्री फैटी एसिड लिवर को जाएंगे ड्यू टू स्टारवेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायबिटीज मेलाइटस, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन। अल्कोहल के केस के अंदर NADH जो है वो ज़्यादा होगा देन NAD और एपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कम होगी। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के अंदर हमारे पास स्मॉल वैक्यूल नज़र आएंगे और कंटेजियस सेल जो है वो रप्चर कर जाएंगे
और ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स जो यूनाइट करके फैटी सिस्ट बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 55-year-old male suffered from heart attack of MI due to thrombotic occlusion of artery. What is the mechanism of injury to the myocardial fiber? एस्कीमिया हुआ। एस्कीमिया की वजह से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हुई, एटीपी कम बनी। एटीपी कम बनी तो हमारे पास सोडियम पंप कम एक्ट हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हुआ, पोटाशियम का इन्फ्लक्स कम हुआ, मतलब ज़्यादा हुआ। और उसकी वजह से हमारे पास रीमॉडलिंग, उसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वेल करेगा, सेलुलर स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई होगा और ब्लैब्स बनेंगे। इसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी एटीपी की वजह से, ग्लाइकोजन ज़्यादा होगा, लैक्टिक एसिड और पीएच कम हो जाएगी, तो क्लम्पिंग होगी न्यूक्लियर क्रोमाटिन की। तीसरी चीज़ क्या होगी, डिटैचमेंट होगी राइबोसोम्स की, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी और लिपिड डेपोजिशन होगी। पार्ट बी है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फार्क्टेड एरिया। ग्रॉसली हमारे पास वेज शेप नज़र आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि सॉलिड ऑर्गन्स कैसे नज़र आएंगे, वेज शेप, स्पेसिफिक शेप में, विद ऑक्लूडेड वेसल एट द एपेक्स एंड पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन फॉर्मिंग द बेस, लेटरल मार्जिन्स में भी इरेगुलर। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या नज़र आएगा कि इस्कीमिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस फर्स्ट जो टाइप थी। इन्फ्लेमेटरी इन्फार्क्ट जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो हमारे पास विद इन फ्यू आवर वेल डिफाइन हो जाएंगे। 1 और 2 डेज़ के अंदर इवेंचुअली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद रिपेरेटिव रिस्पॉन्स आएगा, जिससे हमारे पास मार्जिन जो है वो प्रिजर्व्स रहेंगे और मोस्ट इन्फार्क्ट जो है अल्टीमेटली स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। डिफाइन एट्रोफी। एट्रोफी जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेल के नंबर जो हैं वो, सेल का साइज जो है वो डिक्रीज होता है। कैसे होता है मैकेनिज्म ये है कि सेल डेथ दैट इज़ इंड्यूस्ड बट टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम। सेल डेथ जो है वो पाथवे के ज़रिए हमारे पास टाइटली रेगुलेटेड होती है इंट्रासेलुलर प्रोग्राम के ज़रिए, और कुछ सेल्स जिन्होंने डाई करना होता है वो एक्टिवेट कराते हैं एंजाइम को, जो कि उस सेल के अपने डीएनए को जो है डैमेज करता है, डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वगैरह नहीं आता। A 55-year-old woman was investigated for hypertension and was found enlargement of left kidney, right kidney smaller than normal। कंट्रास्ट की वजह से हमने देखा कि राइट किडनी के अंदर राइट रीनल आर्टरी स्टेनोज्ड है। साइज चेंज कैसे हुआ, लोकलाइज इस्कीमिक एट्रोफी की वजह से, क्योंकि इस्कीमिया था, इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे खून नहीं पहुँचा तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचे और वहाँ पे डिग्रेडेशन हो गई सेल्स की, एट्रोफी हो गई। गिव अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ सच अ चेंज। प्रोटीन सेंसेस और डिग्रेडेशन का बैलेंस ख़राब हुआ, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ कर गई और डिग्रेडेशन इंक्रीज़ कर गई। सेल जो है वो कंटेन लाइसोसोम, यूबोक्यूटिन प्रोटीएज, जिसकी वजह से हमारे पास सेल की प्रोटीन्स डिग्रेड हो गई। एट्रोफी के साथ हमारे पास ऑटोफेगोसाइटिक लिविक्यूल्स बने, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास, और यूबिक्विटिन लाइगेज वगैरह ये सारे पाथवेज की वजह से प्रोटीन्स डीनेचर हुई, सेल डिग्रेड हुए और एट्रोफी हो गई। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ नेक्रोसिस, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ एनी टू। वेरियस टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस हो चुकी हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास इओसिनोफीलिया, इंक्रीज इओसिनोफीलिया, ग्लासी अपीयरेंस होती है सेल की। साइटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूलेटेड या मॉथ ईटन अपीयरेंस होती है। माइलन फिगर्स होती हैं। नेक्रोटिक सेल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। कैल्सिफिकेशन होती हैं, जहाँ पे फैटी एसिड ज़्यादा हो वहाँ पे कैल्शियम सोप्स के साथ कैल्सिफिकेशन हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखें तो डिसकॉन्टीन्यूटी होती है प्लाज्मा और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास डायलेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स बनती हैं, एग्रीगेट बनते हैं फ्लफी मटेरियल के, और न्यूक्लियाई जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास नेक्रोटिक मटेरियल फर्म और हार्ड होगा, प्रोटीन्स डीनेचर होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जनरल आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व रहेगा, टिश्यू
डेथ होगी, टिश्यू की डेथ होगी, लेकिन जनरल आर्किटेक्चर उसका प्रिजर्व रहेगा और जिस भी शेप का वो होगा उसी शेप की हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी। वेज शेप ये होते हैं हार्ट, लिवर और किडनीज के अंदर। केशियस नेक्रोसिस के अंदर स्ट्रक्चर लेस नेक्रोसिस होगी, सॉफ्ट फ्राइबल चीज़ लाइक अपेरेंस होगी, चीज़ लाइक। और नेक्रोटिक एरिया जो है वो फ्रेगमेंटेड लाइस सेल होगा, वहाँ पे ग्रैनुलर अपेरेंस होगी लाइक ग्रैनुलोमेटस डिजीज टीबी के अंदर जैसे होती है। लीकीफेक्टिव या कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास कोई भी फोकल बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हमारे पास होगी। हाइपोक्सिक डेथ हो जाएगी सेल की इन द CNS, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होगी। लीकीफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास डेड सेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाते हैं और लिक्विड विस्कस मैस बन जाता है उनकी जगह। एक्यूट येलो इन्फ्लेमेशन होगी और मटेरियल क्रीमी येलो पस की तरह का होगा। इसके अंदर ब्रेन और पैंक्रियाज की एब्सेस आती है। फैट नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास मोस्टली वो एरिया होगा जहाँ पे एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पास लाइपेजेस जो हैं वो फैट को डाइजेस्ट करा देंगे, जैसे पैंक्रियाज वगैरह के अंदर। मैक्रोस्कोपिकली हमारे पास क्या होगा कि वाइट प्लेक्स नज़र आएंगे और ट्राइग्लिसराइड जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे एस्टर्स वगैरह के अंदर, फैट सेल्स के अंदर। और हमारे पास रिलीज़ करेंगे फैटी एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे, वाइट चौकी एरियाज बन जाएंगे जिसको हम फैट स्पॉनिफिकेशन कहेंगे। माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास क्या होगा कि नेक्रोटिक फैट सेल जो है वो बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट को सराउंड कर लेंगे और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट की हो सकती है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर होगी, जहाँ पे हमारे पास फिब्रिन जो है ज़्यादा हो। लोकेशन क्या है? जहाँ पे कोलेजन हो, ब्लड वेसल हो, एक्टिव रिमेटिज्म के अंदर, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर या इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड इंजरी के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एओसिनोफिलिक होमोजेनियस अपीयरेंस होगी। कॉज क्या है? इम्यूनोलॉजिकल इंजरी टाइप 2, टाइप 3 की, या वेस्कुलर हाइपरटेंसिव डैमेज। वेसल्स जो हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से डैमेज हो जाएँ। A 52-year-old lady presented to gynae department with complaint of irregular menstrual cycle. Her history revealed that her menarche started at 12 with a 525-day cycle. She has 2 normal deliveries. Her physical examination revealed no abnormality. She has explained that she is underlying physiological response of menopause, which is due to programmed cell death. Name process. Programmed cell death एट्रॉफी के अंदर होती है। एट्रॉफी के इन टैबुलेटेड फॉर्म। नेम एनी 4 डिफरेंसेस ऑफ हर प्रोसेस एंड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस है उसका प्रोसेस एक्चुअली में। नेक्रोसिस, इसका आंसर एट्रॉफी नहीं है, इसका आंसर नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अंदर डिफरेंस की अगर बात करें तो नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल है, इसका आंसर एपोप्टोसिस है, नेक्रोसिस नहीं है। एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकती है। सेल साइज जो है नेक्रोसिस के अंदर स्वेल करेगा, एपोप्टोसिस के अंदर श्रिंक करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स नेक्रोसिस के अंदर डिसरप्ट होगी, टूट जाएगी, एपोप्टोसिस के अंदर इंटैक्ट रहेगी। सेलुलर मेम्ब्रेन जो सेलुलर कंटेंट है उनकी डाइजेशन हो जाएगी और इसके अंदर एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी। न्यूक्लियस की कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस और पिकनोसिस हो जाएगी। मैकेनिज्म क्या है कि मेम्ब्रेन इंजरी होगी, एटीपी डिप्लीशन होगी नेक्रोसिस के केस में, और हमारे पास एपोप्टोसिस के केस में एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन होगी। टिश्यू रिएक्शन क्या आएगा कि इन्फ्लेमेशन होगी नेक्रोसिस में, और एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, फेगोसाइटोसिस होगी बाय एपोप्टोटिक बॉडी। मॉर्फोलॉजी के अंदर पेल, ड्राई, वेल डिफाइंड होगी और इसकी कोई अपीयरेंस नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। एरिया जो है वो नॉर्मली अपेयर होगा। और मेन पॉइंट्स क्या हैं? सेलुलर स्वेलिंग, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनेल। इसके अंदर क्या होगा कि सेल श्रिंकेज होगी, क्रोमेटिन कंडेंस होगी, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डिफेक्ट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल इंजरी। व्हाट आर द वेरियस बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट कैन इंजर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे इंजर होगी? नंबर 1, ऑक्सीजन की कमी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन कैसे इंजर होगी? ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे पास एटीपी कम होगी। एटीपी कम होगी तो फॉस्फोलिपिड रीएसिटाइलेशन और सिंथेसिस। फॉस्फोलिपिड की
रीएसाइलेशन और सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन होगी। तीसरा साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज की एक्टिवेशन होगी और फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगी। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। प्रोटीएज एक्टिवेशन होगी जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन डैमेज होगा। इन सब की चीज़ों की वजह से हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगी। नेम 2 प्रिंसिपल पैटर्न्स ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ अपोप्टोसिस से होती है, नेक्रोसिस होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस हमारे पास सेल डेथ है जो कि इंड्यूस होती है बाय टाइटली रेगुलेटरी इंट्रासेलुलर प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारा प्रोग्राम फीड होता है। सेल ने एट द एंड मरना ही है, डेस्टिन टू डाई। एक्टिवेट कराते हैं इंजाइम को जो कि उसके ही डीएनए से बने हुए होते हैं और वो डीएनए और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स वगैरह को डिग्रेड करते हैं। कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी डीएनए की बाय एंडोन्यूक्लियस। मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्लैब बनेंगे, न्यूक्लियाई जो हैं वो कंडेंस होगा, कंडेंसेशन शो होगी। कैरियोरेक्सिस को कहेंगे, पॉप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी न्यूक्लियर फ्रैगमेंट की जिसको सराउंड करेंगे सेल के पार्ट्स डिफरेंट, और स्मॉल राउंडेड इओसिनोफिलिक बॉडीज़ हिस्टो के स्टेन्स के अंदर दिखेंगी। अपोप्टोसिस की फिजियोलॉजिकल एग्जांपल भी हैं, पैथोलॉजिकल भी हैं। फिजियोलॉजिकल कैसे? एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जब हमारे पास एट्रीजिया होता है कुछ स्ट्रक्चर का, लाइक हमारे पास जो लिम्स होते हैं वहाँ पे डिजिट्स बनते हैं और उनके दरमियान में हमारे पास अपोप्टोसिस होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल सेल्स का लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसके अलावा हमारे पास फिजियोलॉजिकल एट्रोफी लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की, ओवरी का फॉलिकुलर एट्रेजिया, फॉलिकल्स जो बनते हैं प्राइमरी बहुत सारे और सेकेंडरी एक रह जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेटिक एट्रोफी। ये सारी हमारे पास फिजियोलॉजिक एग्जांपल हैं। पैथोलॉजिकल की एग्जांपल हमारे पास डेथ ऑफ ट्यूमर सेल्स की डेथ, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन। इसके अलावा डेथ ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल जैसे रिजेक्शन वगैरह के अंदर होता है, और वायरल कोई बॉडीज़ हो वायरस की वजह से। और उसके अलावा हमारे पास पैथोलॉजिक एट्रोफी ड्यू टू आफ्टर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड आफ्टर हार्मोन प्रोडक्शन। पैंक्रियाज, पैरोटिड ग्लैंड्स और किडनी वगैरह की सेल डेथ हो जाए इंजरी स्टिमुलाई की वजह से, रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक, एंटी कैंसर्स की वजह से। डिसऑर्डर्स विद अपोप्टोसिस के साथ क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? ऑटो इम्यून हो सकते हैं, कैंसरस डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिफेक्टिव अपोप्टोसिस हो सकती है, या सेल्स सर्वाइवल इंक्रीज होता है जैसे कैंसर के अंदर हमारे पास P53 की म्यूटेशन की वजह से होता है। इसके अलावा हमारे पास होगा डिसऑर्डर्ड एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड अपोप्टोसिस एंड एक्सेसिव सेल डेथ। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर या डेथ ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्यूमरेट कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ये पहला वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीजन डेप्रिविएशन की वजह से हो सकता है हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, फिजिकल एजेंट, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, या शॉक वगैरह की कंडीशन के अंदर। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स लाइक पोल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इम्यून रिएक्शंस, कोई फॉरेन बॉडीज़ या ड्रग्स के ख़िलाफ़ हो जाए, जेनेटिक डिरेंजमेंट्स लाइक डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाए, कोई प्रोटीन कैलोरी डिफिशिएंसी या लिपिड्स का एक्सेस हो जाए, एजिंग की वजह से हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास है नेम द साइट ऑफ लीक इफेक्टिव नेक्रोसिस। लीक इफेक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन के अंदर होती है। गिव इन टैबलेटेड मैनर मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। इनिशिएशन फेज होता है जिसके अंदर हमारे पास कैस्पेजेस होते हैं। कैस्पेजेस जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। कैस्पेजेस जो हैं वो एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर या डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पाथवे को स्टार्ट करते हैं, और इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं ताकि सेल डेथ हो जाए और रिमूवल हो जाए डेड सेल्स की। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है? इसमें हमारे पास ये होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है और एक डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के अंदर हमारे पास कैस्पेजेस होते हैं। कैस्पेजेस प्रोटीन की एक्टिवेशन दोनों पाथवेज के अंदर ही होती है। वैसे बैक फैमिली और BCL2 फैमिली, ये इन दोनों रेगुलेटर्स के अंदर जब खराबी होती है तो BCL2 जो है वो हमारे पास BH3 सेंसर्स, ये डिफरेंट तरह के सेल इंजरी के जो सिग्नल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स या
ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल हो जाए, डीएनए डैमेज हो जाए, टॉक्सिन्स रेडिएशंस की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से, या प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाए, तो हमारे पास BH3 सेंसर सेंस करेगा, या फिर इन दोनों के अंदर BCL2 और बैक्स के दरमियान कोई ख़राबी हो जाए तो ये हमारे पास पोर बना देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स निकलेंगी जो क्या स्पेस को एक्टिवेट करेंगी। डेथ रिसेप्टर पाथवे के अंदर क्या होगा कि हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और फैस जो है वो लाइगेंड ये हमारे पास अटैच होंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास अडाप्टर प्रोटीन बनेंगी, वो क्या स्पेस को एक्टिवेट करेंगी। अब क्या स्पेस एक्टिवेट होकर क्या कराएगा, नंबर 1 ब्रेक डाउन कराएगा स्केलेटन की, नंबर 2 हमारे पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होगी और ब्रेक डाउन होगी साइटोस्केलेटन की, तो हमारे पास अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी। अपोप्टोटिक बॉडीज़ को एट द एंड फेगोसाइटोस कर लिया जाएगा। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस कोएगुलेटिव होती है, जिसके अंदर हमारे पास किडनी, लिवर, हार्ट, एक्केजियस होती है, ट्यूबरक्लोसिस लिक्विफेक्टिव ब्रेन की, गैंग्रीनस लिम्स की, फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट पैंक्रियास की, फिब्रिनॉइड ब्लड वेसल्स की, पोलियाट्राइटिस नोडोजा। सेल इंजरीज़ की कॉजेज ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट्स, इसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट को इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजेनरेशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, एजिंग। व्हाट आर 2 मेन मॉर्फोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस बताने हैं रिवर्सिबल सेल इंजरीज़ में। सेल इंजरी के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सेलुलर स्वेलिंग। सबसे पहली सेल इंजरी की मैनिफेस्टेशन है सेलुलर स्वेलिंग, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर डिफ़िकल्ट होता है अप्रिशिएट करना। ये हमारे पास एपरेंट होती है पूरे ऑर्गन लेवल के ऊपर, पैलर हो जाता है ऑर्गन, टर्गर हो जाता है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्लियर वैक्यूल्स होते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप के नीचे। फैटी चेंजेस आते हैं जिसके अंदर हाइपॉक्सिक इंजरी, मेटाबॉलिक इंजरी, टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से। अल्ट्रा चेंजेस क्या आती हैं रिवर्सिबल इंजरी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्लैबिंग होती है, ब्लंटिंग होती है, इसके अलावा माइक्रोबेलाई की डिस्ट्रक्शन होती है, माइलिन फिगर्स बनते हैं, इंट्रासेलुलर अटैचमेंट लूज हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल चेंजिंग आती है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल कर जाता है, फॉस्फोलिपिड्स की अपीयरेंस हो जाती है, डायलेशन हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और डिटैचमेंट हो जाती है पोलिसोम की, और न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रैनुलर elements. Next question, the endocervix of uterus is lined by mucus secreting columnar epithelium in healthy adult female. A biopsy was taken in 35-year-old female and endocervix was found to be lined by benign stratified squamous epithelium. What is the phenomena called? Epithelium change हुई है, मेटाप्लेजिया है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ दिस चेंज। इसके अंदर हमारे पास रीप्रोग्रामिंग होगी स्टेम सेल की, या फिर हमारे पास जो प्रिकसर सेल हैं वो एक न्यू पाथवे के अलॉन्ग डिफ्रेंशिएट कर गए हैं। टिश्यू स्पेसिफिक और डिफ्रेंशिएशन कोई जीन्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर स्क्वैमस मेटाप्लेजिया है, गाल ब्लैडर, रीनल पेल्विस, ब्लैडर, सर्विक्स वगैरह का होता है। कोलामनार मेटाप्लेजिया, बैरेट्स एसोफेगस एग्जाम्पल में आ जाएगा। यहाँ फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ आ जाएंगी, ब्रोंकिक्टिस आ जाएगा। ओसियस मेटाप्लेजिया है जो कि एजिंग की वजह से हमारे पास कॉस्टल और थायराइड कार्टिलेजेस के अंदर होता है, और दूसरा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वगैरह। नेक्स्ट है 20-year-old वुमेन गिव बर्थ टू हर फर्स्ट बेबी, शी स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग, और ये सारा ये पहले कर लिया कि हाइपरप्लेजिया होता है ब्रेस्ट के अंदर। हाइपरप्लेजिया की वजह से नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है ऑर्गन का। 3 पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस फॉर दिस प्रोसेस कि हाइपरप्लेजिया की पैथोलॉजिकल एग्जांपल क्या है। पैराथायरॉयड का हाइपरप्लेजिया, थायराइड हाइपरप्लेजिया ग्रेव्स में, पैराथायरॉयड इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। मैकेनिज्म क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं, सिग्नलिंग पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोडक्ट होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और सेल प्रोलिफरेशन। अब बॉडी बिल्डर डेवलप्स हिज मसल मैस बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। व्हाट टाइप ऑफ एडाप्टेशन, बॉडी बिल्डर के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है। इसके अंदर 2 टाइप्स के सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिकल सिग्नल, स्ट्रेच वगैरह के रिसेप्टर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एड्रिनर्जिक हार्मोन्स वगैरह, ये भी सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इन स्टिमुलस की वजह से हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है वो हमारे पास जीन्स इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर जो है वो सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, सेंस ऑफ प्रोटीन वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस,
नेक्रोसिस जो है इसके अंदर कोई जीन एक्टिवेट नहीं होता। एपोप्टोसिस के अंदर सिग्नलिंग कैस्केड चलता है। नेक्रोसिस के अंदर लार्ज एरिया इन्वॉल्व होता है। एपोप्टोसिस के अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होता है। नेक्रोसिस के अंदर सेल और ऑर्गेनेल स्वेल करते हैं। एपोप्टोसिस के अंदर न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन और पिक्नोसिस होती है। नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, एपोप्टोसिस के अंदर नहीं होती। नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास इंजूरियस नेक्रोसिस कभी कभी इंजूरियस हो जाता इंसान के लिए ख़तरनाक हो जाती है। एपोप्टोसिस ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। सेल डेथ हमारे पास पैथोलॉजी की वजह से होती है। यहाँ पे हमारे पास सेल डेथ जो है वो सेल की नंबर रेगुलेट करने के लिए होती है। सेल डेथ जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट करती है इन पैथोलॉजी। यहाँ पे हमारे पास सेल डेथ की वजह से ये सेम वही पॉइंट है, डीएनए फ्रेगमेंट होता है इरेगुलरली, और एपोप्टोसिस के अंदर डीएनए रेगुलर फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक होता है, जिसको हम लैडरिंग कहते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन CCl4 इंड्यूस्ड सेल चेंजेस। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक केमिकल है जिसकी वजह से हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी या फैट अकोमुलेशन होगी और सेल डेथ होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मेटाबॉलिक, अगर ये हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो, रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एक्टिवेशन टू बिकम टॉक्सिक। टॉक्सिक होने के लिए इसको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन चाहिए होता है। इसका एक फ्री रेडिकल बनता है CCl3। CCl3 जो है वो हमारे पास, CCl4 इंजरी जो है वो प्राइमरी टारगेट है प्लाज्मा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स का। जब यहाँ पे CCl3 बनेगा तो यहाँ पे फ्री वो बनेगा Cl का डॉट, जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल बनेगा तो वो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर लग के तो उसकी पर ऑक्सीडेशन करा देगा। ये डैमेज की वजह से ये डैमेज प्रोड्यूस होता है बाय टेट्राक्लोर मिथाइलिन और दूसरे क्लोरीनेटेड कंपाउंड की वजह से। ग्रॉस एग्जामिनेशन पे ब्रेन के ऑटोप्सी की 90 ईयर ओल्ड मैन है, और इसके बाद हमें पता क्या चला कि उसको सल्काए गायराए वगैरह श्रंकन है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एट्रोफी। एट्रोफी के मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिलामेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोटियोलिसिस होगी है लाइसोसोमल प्रोटीएसिस की वजह से। ऑटोफैगिक वैक्यूल बन गए हैं। रेजिडुअल बॉडीज़, लाइपोफ्यूशन ब्राउन एट्रोफी हो गई है। और मैकेनिज़्म हमारे पास इसमें हुआ कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और डिसयूज़ की वजह से हमारे पास एक्टिवेट हो गए यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, जिसकी वजह से हमारे पास ऑटोफैगिक वैक्यूल बने हैं। और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ऑटोफैगिक वैक्यूल के अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, और ये फ्यूज़ हो के हमारे पास क्या बनाएंगे, फ्यूज़ करेंगे लाइसोसोम के साथ, और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो उनको डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पास एट्रोफी होगी। नेक्स्ट है गिव एनी 2 अदर कॉजेज़ ऑफ दिस सेलुलर अडैप्टेशन विद एग्जांपल। कॉजेज़ क्या हैं हमारे पास एट्रोफी की? कॉजेज़ में हमारे पास आ जाता है हार्मोन रिलेटेड एट्रोफी, के हार्मोन वगैरह कम हो गए हैं, लाइक एब्लेशन, पाइट्यूटरी ग्लैंड ख़राब हो गया, ACTH नहीं आ रहा, एड्रीनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो गई, एंडोमेट्रियल की एट्रोफी हो जाती है मेनोपॉज के बाद क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं आ रहा, थाइमस की एट्रोफी हो जाती है एडोलेसेंस के बाद, पैराथायराइड की एट्रोफी हो जाती है एज के साथ, गोनेडोट्रोपिन कम हो जाते हैं। डिसयूज एट्रोफी हो सकती है। डिसयूज एट्रोफी मतलब कि ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा, कि फ्रैक्चर हो गया, कास्ट लग गया लेग पे, लॉन्ग टर्म क्या हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। इस्कीमिक एट्रोफी हो सकती है, खून नहीं जा रहा वहाँ पे, न्यूट्रिशनल की वजह से एट्रोफी हो सकती है। डीनर्वेशन एट्रोफी हो सकती है कि नर्व्स ख़राब हो गई हैं, ब्लड सप्लाई ख़राब हो गई है, न्यूट्रिएंट ख़राब हो गए हैं, तो इस वजह से हमारे पास एट्रोफीज़ हो सकती हैं। व्हाट इज़ एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस क्या है? Programmed cell death. It is a cell death that is induced by tightly regulated intracellular program in which cells are destined to die. Activate enzymes that degrade the cell own nuclear DNA and nuclear cytoplasmic protein. There is no inflammatory reaction. Disorder क्या है? एपोप्टोसिस कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है? कम होगी ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यहाँ कैंसर के केस में p53 जीन की वजह से। और ज़्यादा कब हो सकती है? यहाँ एक्सेसिव सेल डेथ कब हो सकती है? न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर, वायरसेस इन्फेक्टेड सेल के अंदर। ब्रीफली डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल करेक्ट फीचर्स दैट करेक्टराइज सेल अंडरगोइंग एपोप्टोसिस। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA होगा, एट द एंड न्यूक्लियस ओवरलैप्स बन जाएंगे। न्यूक्लियस जो है उसकी कैरियोरेक्सिस होगी, कंडेंसेशन होगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी जिसके साथ हमारे पास थोड़ा थोड़ा पार्ट न्यूक्लियस का होगा, थोड़ा सा सेल का होगा।
इसको हमारे पास फेगोसाइटिक वैक्यूल जो है वो इनगल्फ कर लेंगे। हिस्टो एच स्टेन के ऊपर स्मॉल राउंड इओसिनोफिलिक बॉडीज बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 ईयर ओल्ड हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर फॉर पास्ट 20 ईयर, क्रॉनिक कफ है, नाउ उसको फीवर हो गया, वेट लॉस है। व्हाट इज द फिनोटाइप, व्हाट इज चेंज इन फिनोटाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिगरेट स्मोकर है, म्यूकस जो सिक्रीटिंग सेल हैं वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल थे, जिनको अब रिप्लेस कर लिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ने। इस मेटाप्लेजिया की वजह से हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो गया, लंग का ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इनोमरेट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, वैसे तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन बिनाइन वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मैलिग्नेंट कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। बिनाइन के अंदर सिमिलर टिश्यू ऑफ ओरिजिन होता है, मैलिग्नेंट के अंदर एटिपिकल सेल्स होते हैं। बिनाइन के अंदर एनाप्लेजिया नहीं होता, मैलिग्नेंट के अंदर एनाप्लेजिया होता है। बिनाइन के अंदर स्लो ग्रोथ होती है, प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन होती है। मैलिग्नेंट के अंदर स्लो टू रैपिड और एराटिक ग्रोथ हो सकती है। बिनाइन के अंदर रेयर माइटोटिक फिगर्स होती हैं, मैलिग्नेंट के अंदर माइटोटिक फिगर्स होती हैं। बिनाइन के अंदर नॉर्मली अपेयरिंग माइटोटिक फिगर होती हैं, और यहाँ पे माइटोटिक के फिगर्स हैं वो एबनॉर्मल भी हो सकती हैं समटाइम्स। इन्वेजन की अगर हम बात करें तो बिनाइन के अंदर इन्वेजन नहीं होगी, कोहेशन कोहेसिव होगा, एक्सपेंसाइल ग्रोथ होगी, कैप्सुलर सराउंड होगा। और मैलिग्नेंट के अंदर लोकल इन्वेजन होगी, वहाँ पे इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ होगी। मेटास्टेसिस बिनाइन के अंदर नहीं होती और मैलिग्नेंट के अंदर मेटास्टेसिस होती है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है। 32 ईयर ओल्ड हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर है, कंप्लेंट विद प्रेजेंटिंग persistent chronic cough, frequent swear, respiratory infection for last 15 month। एडाप्टिव चेंजेस क्या आई हैं उसके एपिथेलियम में। एक्चुअली में सिगरेट स्मोक की वजह से हमारे पास म्यूकस स्क्रीटिंग सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो चेंज हो गई है, रिप्लेस हो गई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की वजह से। मेटाप्लेजिया जो है उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि कोई भी एपिथेलियम किसी दूसरी एपिथेलियम का साथ चेंज हो जाती है। मैकेनिज्म हमारे पास प्रपोज मैकेनिज्म ये है कि रिजर्व सेल या स्टेम सेल के अंदर इरिटेशन हो गई, कोई टिश्यू चेंजेस आ गए, इरिटेशन की वजह से टिश्यू डिफरेंशिएशन और ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस वगैरह चेंज हो गए थे। इन लिस्ट 3 अदर टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। एट्रोफी हो सकती है जिसके अंदर डिक्रीज्ड इन सेल या ऑर्गन साइज होगा, इसकी वजह से मिसयूज़ हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, हार्मोन कम है, न्यूरल स्टिमुलेशन कम है, मैलन्यूट्रिशन है, एजिंग है। हाइपरट्रॉफी जो है वो इंक्रीज इन सेल साइज है या फंक्शनल एबिलिटी इंक्रीज हो जाए। मसल हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जैसे एक्सरसाइज के अंदर स्ट्राइटेड मसल जो हैं, स्केलेटल मसल ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी बिल्डर के अंदर। एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से हो सकती है। प्रोल प्यूबर्टी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं। ग्रेविड यूट्रस हो सकती है एस्ट्रोजन के साथ, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन की वजह से। हाइपरप्लेजिया जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, लाइक नर्व कार्डिक स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हाइपरप्लेजिया शो करते हैं। पार्शल हेपेटेक्टमी के बाद, हार्मोनल स्टिमुलेशन के बाद, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा पैथोलॉजिकल हो सकते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया। 55 ईयर ओल्ड फीमेल, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोगर्ड, एन एक्यूट एमरजेंसी। एंडोस्कोपी की वजह से हमने देखा कि एसोफेगस की एपिथेलियम चेंज हो गई है। सेलुलर अडेप्टेशन क्या है, कोलमनार मेटाप्लेजिया है, बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं इसको। एग्जांपल इसके अलावा क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सर्वाइकल एरोजन, ब्रोंकिएक्टेसिस, फिब्रोसिस्टिक डिजीज़। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स। सेलुलर अडेप्टेशन हो सकती हैं 5 तरह की, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। व्हाट आर हिस्टोलॉजिकल साइंस ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का साइन क्या है, ईओसिनोफिलिया होगा, ग्लासी पेरेंस, सेल वैक्यूलेटेड होंगे, माइलिन फिंगर होगी, फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट्स होंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर मेम्ब्रेन के अंदर डिस्कॉन्टिन्यूशन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया डायलेटेड होगा, माइलिन फिगर्स दिखेंगे, फ्लफी मटेरियल होगा। गिव टू एग्जांपल ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास नेक्रोटिक मटेरियल फॉर्म हार्ड होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर साइड चेन,
स्ट्रक्चर में साइड चेन अवेलेबल हो जाती है प्रोटीन की बाइंडिंग के लिए, और उसके अलावा जनरल आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है डिस्पाइट ऑफ टिश्यू डेथ, और हार्ट लिवर किडनी के अंदर होती है। नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस का डिफरेंस ये हमने कर लिया है। 56 ईयर ओल्ड वुमेन acute myocardial infarction in right anterior wall of heart. What type of necrosis? हार्ट के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, नेक्रोटिक मटेरियल फॉर्म हार्ड होगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगी, स्ट्रक्चर साइड चेन प्रोमिनेंट हो जाएंगी बाइंडिंग के लिए, जिसके वजह से नॉर्मल टिश्यू के साथ बाइंडिंग नहीं होती लेकिन यहाँ पे एओसिन की बाइंडिंग हो जाएगी, और कैल्सिफिकेशन होगी डेड टिश्यू की। आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहेगा और शेप भी। नेक्स्ट है 44 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट रिसीव डेड एट एमरजेंसी एट हॉस्पिटल। हाइपरटेंसिव 10 ईयर, मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं ले रहा था। डिस्क्राइब द फ्लो चार्ट ऑफ सेल इंजरी। तो हुआ क्या उसके साथ एक्चुअली में, इस्कीमिया जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हुई, एटीपी कम हुई। एटीपी कम हुई तो हमारे पास सोडियम पंप कम काम किया, कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हुआ, पोटाशियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल किया, सेल स्वेल किया, वहाँ पे माइक्रोविलाई का लॉस हुआ, ब्लैब्स बन गए। इसके अलावा हमारे पास एटीपी कम होने की वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड ज़्यादा हुआ, ग्लाइकोजन कम लैक्टिक एसिड ज़्यादा और पीएच कम हो गई। इसके अलावा डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम हुआ, प्रोटीन की सेंसिस कम हो गई। फिर क्या हुआ, मेम्ब्रेन इंजरी हो गई। मेम्ब्रेन इंजरी की वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो गई, प्रोटीन मॉडिफाई हो गई, डीएनए डैमेज हो गया, तो एट द एंड सेल डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सम circumstances cell may accumulate abnormal amount of various substances. What are three main pathway of abnormal intracellular accumulation? इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन के अंदर ये है कि एक सब्सटेंस है नॉर्मल है लेकिन वो हमारे पास इंक्रीज रेट के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म उसका हो रहा है और कोई पाथवे नहीं है उसको रिमूव करने का, उसको पाथवे जो रिमूव करने का था वो ख़राब हो गया है। इसका एग्जांपल है फैटी चेन इन लिवर। इसके अलावा हमारे पास एक नॉर्मल या एबनॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंस है जो कि अकोमुलेट होना शुरू हो गया बॉडी के अंदर, जिसके जेनेटिक डिफेक्ट आ गया या एक्वायर्ड कोई डिफेक्ट है फोल्डिंग पैकिंग प्रोटीन में। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इस प्रोटीन फोल्डिंग वाले के एग्जांपल के अंदर हमारे पास अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी वगैरह है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास स्टोरेज डिजीज़ होगी। उसके अलावा हमारे पास है एबनॉर्मल एक्सोजिनस सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट होगा हमारे पास बिकॉज सेल के अंदर हमारे पास एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है ताकि वो इस सब्सटेंस को डिग्रेड कर सके। लाइक कार्बन अकोमुलेट हो जाए, सिलिका पार्टिकल अकोमुलेट हो जाए सेल में। अकोमुलेशंस जो हैं वो हमारे पास अकोमुलेशन हो सकती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म को, मतलब नॉर्मली जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है फैट प्रोटीन कार्ब्स अकोमुलेट हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास अकोमुलेशन हो सकती हैं एबनॉर्मल सब्सटेंसेस की या सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल के अंदर कोई ख़राबी होगी, स्टोरेज डिजीज़ हो गया, इनबॉर्न एरर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई पिगमेंट्स अकोमुलेट हो सकते हैं सेल में एंडोजिनस या एक्सोजिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 कॉजेज़ ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो टिश्यूज़ के अंदर होती है नॉर्मल के, बोन डिस्ट्रक्शन लीजन, मिल्क अल्कली सिंड्रोम, हाइपरविटामिनोसिस डी, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ये सारी कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट क्या है, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, एट्रॉफी श्रिंकेज ऑफ सेल, मेटाप्लेजिया चेंज ऑफ एपिथेलियम, सेल स्वेलिंग इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। फ्री रेडिकल की वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल स्पीशी के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्रोसिस स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसके अंदर सेल डेथ हो जाएगी टिश्यू की फ्रॉम द प्रोग्रेसिव डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स। नेक्रोसिस की 6 टाइप्स होती हैं, कोएगुलेटिव, कैशियस, लिक्विफेक्ट, फिब्रिनॉइड, गैंग्रीनस, फैट। एपोप्टोसिस क्या है, पाथवे प्रोग्राम सेल डेथ का जिसके अंदर हमारे पास इंट्रासेलुलर प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोग्राम्ड तरीके से एंजाइम्स काम करेंगे और सेल का डीएनए वगैरह और न्यूक्लियस डिग्रेड हो जाएगा। एपोप्टोटिक सेल की मॉर्फोलॉजी के अंदर क्रोमैटिन कंडेंसेशन होगी, ब्लैब्स बनेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी। एपोप्टोसिस के 2 फेज होते हैं, इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन फेज। फेगोसाइटोसिस हो जाती है एट द एंड डेड सेल्स की। जीन जो एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहे हैं बैक और बीम जीन जो इनहिबिट कर रहे हैं
एपोप्टोसिस का वो BCL2 फैमिली है। इसके अलावा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है वो हमारे पास डैमेज टिश्यू में होती है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो हमारे पास नॉर्मल टिश्यू में होती है। सेपरेटिव परलेंट इन्फ्लेमेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में पस वगैरह प्रोड्यूस होगी। अल्सर लोकल डिफेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास सरफेस ऑफ ऑर्गन के अंदर चेंजेस आएंगे, स्लफिंग होगी नेक्रोटिक एरियाज़ की। न्यूक्लियर डैमेज जो है वो हॉलमार्क है हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि चेंजेस इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टिमुलाई जो है वो हमारे पास स्टिमुलाई ऑन सेल टिश्यू ऑर्गन इज पैथोलॉजी। मेटाप्लेजिया इज टू एज स्वॉर्ड, it can lead to dysplasia or original function of cell is lost. Metaplasia can lead to dysplasia although atrophic cell may have diminished function, they are not dead. Pathological hyperplasia जो है fertile sumama bodies के lamellated bodies जो कि dystrophic calcification में बनती हैं। सीन होती है मेनिंजियोमा के अंदर, न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस, कैरियोरेक्सिस और नेक्रोटिक सेल्स के अंदर होती हैं। ये मैक्रोफेजेस जो है वो अकोमुलेट होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। इस्केमिक इंजरी की वजह से कॉग्निटिव नेक्रोसिस हो सकती है। सेल का मेजर सेंसिटिव सेल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के इंटेग्रिटी है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सेंसिस है, जेनेटिक इंटेग्रिटी है। लीक इफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर सेल का टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है। बस मैं नहीं और पढ़ कर रही।